Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and in this video I am going to take a very important topic from the chapter The Rise of Nationalism in Europe, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जर्मनी जो आज हम जैसा देखते हैं वैसा पहले नहीं था, और ऑटोक्रेटिक अम्पायर्स थे ऑल ओवर जर्मनी, और जो कि बहुत पावरफुल थे, बहुत रिच वहाँ पे जो लोग थे, जो ऑटोक्रेसी थी वो पूरी तरीके से रूल कर रही थी। ये जो शुरुआत हुई ये 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई। 1864 में ये पहला वार, जो जिसको हम बोलते हैं डेनमार्क से जो पहला वार हुआ, उससे शुरू होती है। अब ये जो जर्मन स्टेट्स थे ये 39 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और प्रूसिया मेन था जो कि जहाँ पे कि जर्मन रूलर थे, और मेन जो जहाँ से शुरुआत होती है जर्मन यूनिफिकेशन की वो था प्रूसिया। पूरा जर्मनी 39 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो पोजीशन उस समय थी, और जो ऑटोक्रेसी है वो यानी वेल्दी और जो पावरफुल जो लोग हैं वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट अफेयर था जर्मनी को यूनाइट करना, और काफ़ी लंबा समय भी इसमें लगा। और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है बिस्मार्क को। इसने की 3 इम्पॉर्टेंट वार्स लड़ी डिफरेंट नेशंस के साथ, और जर्मनी को यूनाइट किया। तो पहली जो वार थी इसमें 1864 की थी। अब ये लिबरल इनिशिएटिव, लेकिन ये जो वार लड़ने की बात है इसमें कहीं ना कहीं जो लिबरल इनिशिएटिव्स थे उनको दबाया भी गया। ठीक है, यानी लिबरलिज्म के डिमांड को उस समय थोड़ा सा रोका गया, दबाया गया जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस में। was repressed by the combined forces of monarchy and military, supported by the large landowners of Prussia called Junkers। ये अक्सर 1 मार्क में पूछा जाता है एग्जाम में, who were the Junkers? तो Junkers आप यहाँ पे लिखेंगे, large landowners of Prussia। Liberal initiatives was suppressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia called Junkers। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है कहाँ से शुरू होता है, इसकी प्रूसिया से, और इसके जो मेन इसके जो हीरो थे कहिए वो थे बिस्मार्क। आयरन चांसलर भी इनको कहा जाता था, और इन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो थी ब्लड एंड आयरन की। तो ब्लड एंड आयरन अपनी स्पीच में उन्होंने एक जगह कहा है। ब्लड एंड आयरन का यहाँ पे मतलब है मिलिट्री एंड इंडस्ट्री, यानी अगर मिलिट्री हमारी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो हम फाइट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ हमारी जो हम एक्वायर कर सकते हैं नए एरिया। और यूनिफिकेशन के लिए यानी अपने जो पार्ट्स हैं 39 पार्ट्स, उनको यूनाइट करने के लिए एक स्ट्रांग मिलिट्री का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आयरन मीन्स इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो फाइनेंस इकोनॉमी पे उन्होंने ध्यान दिया, और जो फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं और मिलिट्री को, आर्मी को कैसे बढ़ाना है उस पर फोकस किया। तो पहली जो वार थी 1864 की, ये डेनमार्क से थी। किंग वहाँ के फेडरिक 7th जो है वो उनकी डेथ हुई 1864 में। मैनी यूरोपियन रॉयल्स वर इंडिपेंडेंट हैविंग अंडर सीज्ड टेरिटरी। बहुत सारे जो यूरोपियन रॉयल्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, जो कि जो उनकी टेरिटरी थी वो पहले से उसको सीज किया जा चुका था। ऑफन दीज टेरिटरीज वर डिवाइडेड बाय डिफरेंट लॉज, कस्टम्स एंड इवन लैंग्वेजेस। ये टेरिटरीज में भी कई तरीके से डिवीजन था, लॉ के बेसिस पे भी था, कस्टम्स के बेसिस पे, लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। विदाउट मच एफर्ट प्रूसिया डिफीटेड द डेनमार्क। ठीक है, तो ये पहली बार थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा प्रूसिया को या बिस्मार्क को, और डेनमार्क को उसने डिफीट किया 1864 में। नेक्स्ट जो वार थी वो ऑस्ट्रिया से थी, जिसको हम ऑस्ट्रो प्रूसियन वार भी कहते हैं, 1866। 2 प्लेसेस थे, शेल्सविक और होल्स्टीन, जिसको लेके दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट था। However, the real concern was to emerge as the dominant force in Germany. बिस्मार्क प्रोवोक्ड क्वेरल, बिस्मार्क ने खुद इसकी शुरुआत करी और ऐसी सिचुएशन अराइज कर दी कि ऑस्ट्रिया खुद ही वार के लिए आ गया, जर्मनी से वार करने के लिए आ गया, क्योंकि उसकी सुप्रीमेसी इसको पसंद नहीं थी, इसलिए ऑस्ट्रिया ने खुद इसकी शुरुआत की।
Prussian troops occupied Holstein and the 7-week war broke out between Prussia and Austria. 7 हफ्ते तक ये वार चली. During the 7 weeks war, Austria was totally crushed by Prussian forces at the Battle of Sadowa and was completely removed from any role in German affair. तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से जर्मन अफेयर से बाहर कर दिया बिस्मार्क ने. 1866 में 7 वीक्स तक ये वार चली. 2 प्लेसेस को लेके थी, होल्स्टीन और शेल्सविक को लेके थी. और इसमें बिस्मार्क ने ऐसी कंडीशन राइज कर दी कि वो खुद लड़ाई लड़ने के लिए आ गया और इस तरीके से उसकी हार हुई. नेक्स्ट वार हुई 1866 में ही. 1866 में इसने नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन, एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन इस्टेब्लिश किया. आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क ऑर्गेनाइज्ड द नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन in 1866. It was composed of Prussia and 17 small northern German states. ठीक है, 17 स्मॉल जो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स थे उनको कंबाइन करके उसने नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन इस्टेब्लिश किया 1866 में. देन 1870 और 71 में इसकी लास्ट जो डिसाइसिव वार थी वो फ्रांस से थी. और प्रूसिया was completely victorious over France at the Battle of Sedan in 1870 and gained control over Alsace-Lorraine. For unification, Bismarck followed blood and iron policy. तो ये लास्ट डिसाइसिव वार फ्रांस से थी, फ्रांस को भी उसने हराया और इस तरह से ये यूनिफिकेशन जो जर्मनी का था ये कंप्लीट हुआ. तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी और इसका मतलब था मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल. मिलिट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनानी है. Thus the long planned journey of German unification was completed in 1871. Prussian King Kaiser William I was proclaimed the Emperor of the United German Nation. उनको वहाँ का एम्परर बनाया गया. New state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking and political systems in Germany. और ये पूरे 39 स्टेट्स यूनिफाई हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गया जर्मनी. तो इसने फिर अपने इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को एक नया लुक दिया, एक नए तरीके से उसमें चेंजेस किए और करेंसी, बैंकिंग और पॉलिटिकल सिस्टम को रीवैम्प किया. ठीक है, तो ये था पूरा आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. मिडिल क्लास जो जर्मन थे इनका भी यहाँ पे रोल आता है, बट लिबरल इनिशिएटिव्स को यहाँ पे रिप्रेस किया गया मोनार्की और मिलिट्री ने, और साथ साथ जो लार्ज लैंड ओनर्स थे यानी जो जंकर्स थे प्रूसिया के. बिस्मार्क का इसमें मेन रोल आता है. ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उसने अडॉप्ट करी. 3 वार्स उसने फाइट किए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से. और डिसाइसिव जो फाइनल वार था वो फ्रैंको प्रूसियन, फ्रांस से जो वार था प्रूसिया का था. फिर 1871 में प्रूसियन जो किंग थे कैसर विलियम I उनको एम्परर बना दिया गया यूनाइटेड जर्मन नेशन. और लास्ट में फिर ये जो नए जो मॉडर्नाइज किया गया, जो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए करेंसी, बैंकिंग और पॉलिटिकल सिस्टम में, जर्मनी को फिर एक नया प्रोग्रेस का जो पाथ था वो डेवलप किया गया उसके लिए. So this was the topic, unification of Germany.